नमस्कार दोस्तों। इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस 2020 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 5 इंडेक्सेस पर डिस्कशन कर चुका है। आज हम नए 5 इंडेक्स पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो विश्व की, वो अलग अलग सब्जेक्ट पर इंडेक्स जारी करती हैं। तो सारे एक साथ पढ़ने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने इन्हें सेगमेंट्स में बांटा है, जिससे कि हम प्रत्येक इंडेक्स पर डिटेल में चर्चा कर सकें, उनको अच्छे से कवर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में ये 5 इंडेक्सेस हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। इनमें से पहला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसमें पहला स्थान हासिल किया है सिंगापुर ने, और दूसरे स्थान पर है डेनमार्क तथा तीसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड। और भारत की रैंक इसमें है 43rd, 43वें नंबर पे है हम 63 कंट्रीज़ की लिस्ट में से, और हमने 2019 में भी यही रैंक हासिल की थी। सिंगापुर की ये रैंक 2019 में भी थी, यानी लगातार 2 वर्षों से सिंगापुर ही रैंक 1 पर है। इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? आईएमडी के द्वारा छापी जाती है ये। अब आप सोचोगे आईएमडी क्या है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये एक बिजनेस स्कूल है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और ये प्रत्येक वर्ष 1989 से इस रिपोर्ट को पब्लिश करते आ रहे हैं, और इस वर्ष इनका 32वां एडिशन है ये। तो ये क्या बताते हैं अपने इंडेक्स में? ये बताते हैं कि अगर कोई देश फ्री ट्रेड और फेयर मार्केटिंग कंडीशन में अपने गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो क्या उनका गुड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। तो क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे ये इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है करप्शन, कि उस देश में कितना करप्शन होता है या नहीं होता है। तो और साथ ही साथ इन्होंने ये भी देखा कि कोविड-19 से निपटने में कौन से देश ने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत होगा, उन देश का परफॉर्मेंस भी इसमें अच्छा रहा है। तो आसियान कंट्रीज़ में से सिंगापुर तथा थाईलैंड, इन दोनों कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहा है, राइट। तो देखिए, अगर हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो वो कंट्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन में कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट कितना अच्छे से इन्वेस्टमेंट करती है, आगे बढ़ाती है, जिससे कि उसका कौशल अच्छा हो कंट्री का। तो काफ़ी सारे ये फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंपटीशन में कौन सी कंट्री आगे है। तो सिंगापुर सबसे फर्स्ट नंबर पर है, हम 43वें नंबर पर हैं। हमारी जो डाउनफॉलिंग की कारण है वो यही है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है, और गवर्नमेंट हेल्थ और इन पर जो एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट है, इन पर कम इन्वेस्टमेंट करती है। कोविड-19 से भी निपटने में बहुत अच्छा खासा नहीं हमने परफॉर्मेंस दिखाया है, इसमें भी करप्शन हुए हैं। कोविड-19 के जो केसेस हैं हमारे यहाँ, उनकी बढ़ोतरी और उनका कम होना, इनमें भी करप्शन हुआ है, राइट। तो ये सभी को पता है। और सबसे लास्ट में, यानी कि 63वें नंबर पर है वेनेजुला। तो ये हमने पढ़ा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो इसमें किसने टॉप किया है? जापान ने, और ये लगातार 3 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। और सेकंड नंबर पर है सिंगापुर, और हमारा स्थान इसमें 84 है। तो 199 में से हमारा स्थान आता है 84th पोजीशन पर।
तो इस रैंक को, इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? हैनले एंड पार्टनर्स इसको पब्लिश करते हैं। और इन्होंने कौन सा डेटा यूज़ किया है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा लेकर इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये बताती है, यानी इस रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। यानी यदि कोई भी व्यक्ति, कोई पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकता है, घूम सकता है, राइट। तो पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, मेन बात ये है। तो जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 191 कंट्रीज़ में बिना मतलब वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगापुर 190 कंट्रीज़ में जा सकता है। और हमारे लिए 58 कंट्रीज़ इजाज़त देती हैं कि हम उनकी कंट्री में बिना वीज़ा के घूम पाएँ, राइट। जैसे कि फिजी है, भूटान है। हम भूटान में जा सकते हैं तो वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी हमें। हांगकांग में जा सकते हैं हम, ब्राज़ील में भी जा सकते हैं, मालदीव्स में जा सकते हैं। इस तरह से 58 कंट्रीज़ हमें अलाउ करती हैं। और एक बात और कि नेपाल में हमें पासपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, तो हम लेके जा सकते हैं। आइदर पासपोर्ट वी कैन यूज़ देयर, और हम वहाँ पर अपना जो आईडी रहता है ना, वोटर आईडी, वो भी अलाउ करता है नेपाल। तो इतनी कंट्रीज़ हमें अलाउ करती हैं ये। हैनले एंड पार्टनर्स 2006 से ये इंडेक्स पब्लिश करते आ रहे हैं। इनका एम क्या है? देखिए, ये दुनिया के सामने एक पिक्चर लाना चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग कैसी है विश्व में, ये दर्शाते हैं ये। तो भारत की जो कंडीशन है वो डिक्लाइन होती गई है। रैंक पहले ये 2018 में 81 रैंक थी हमारी, फिर 2019 में 82 पर थे, और इस वर्ष 2020 में हमारी रैंक 2 अंक और नीचे फिसल कर 84th पे आ गई है, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जापान का, और हमारा लगभग नीचे ही जाता है और जाता जा रहा है। हम 84th नंबर पर हैं। और सबसे आखिरी में यानी कि 199 नंबर पे है नाइजीरिया। इसका पासपोर्ट सबसे वीक है। नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो इस पे डिस्कस करते हैं। तो टॉप कंट्री है इसमें यूएसए। यूएसए की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद स्थान आता है यूके का, फिर आता है फ्रांस का और जर्मनी का। तो 53 कंट्रीज़ की लिस्ट में से हमारा नंबर है 40। हम 40वें स्थान पर हैं। और ये जो 53 कंट्रीज़ हैं ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। विश्व की 90% जीडीपी इन 53 कंट्रीज़ में आ जाती है। पिछले वर्ष 50 देशों की सूची में से भारत का स्थान 36 था, और इस बार नई 3 कंट्रीज़ को ऐड किया गया है। वो ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, दूसरा है ग्रीस और कुवैत। इस बार इन 3 कंट्रीज़ को और शामिल किया है, तो अब 53 कंट्रीज़ की लिस्ट है ये। इसमें से भारत 40वें स्थान पर है। कौन जारी करता है इस रैंक को? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इतना भी आप याद रख सकते हैं, ये जारी करता है इसको। और लास्ट में जो 53rd नंबर पर है इसमें वेनेजुला की रैंक है 53rd। तो कौन सी कंट्री का पेटेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट, राइट। देखिए,
प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आपकी जो कितने इंटेलिजेंट, कौन सी कंट्री कितनी इंटेलिजेंट है ना, इजी लैंग्वेज में हम कहें तो पेटेंट का किसका सबसे ज़्यादा है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और आईपी एसेट्स का कमर्शलाइजेशन करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब भारत में क्या है, देखिए कॉपीराइट पायरेसी जो भारत में, उसको रोकने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेड मार्केट इसका उल्लंघन करने पर या नुकसान होने पर तो कानून बनाया है भारत में। और भारत में R&D को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है आजकल। साथ ही साथ जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनको भी प्रोत्साहन देते हैं ना, लोन देते हैं उनको कम ब्याज पर। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारा जो रैंक है थोड़ा बहुत ऊपर आया होगा। वैसे लास्ट ईयर भी इतना ही कुछ था। लेकिन कमज़ोरियाँ क्या है, रैंक जो पीछे है उसकी कमज़ोरियाँ क्या है, तो देखिए लाइसेंस प्रोवाइड करने में, लाइसेंस देने में हमारे यहाँ पे बहुत कंजूसी होती है ना, बहुत परेशानियाँ होती हैं। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट में भी ज़्यादा भागीदारी ना होने के कारण ये है। और पेटेंट वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, गुड्स होता है, वो कई चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना होने के कारण भी डाउनवर्ड चली जाती है रैंक। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है USA ने और भारत की रैंक इसमें 48 देशों में से तीसरे नंबर पर है। इसको पब्लिश किया जाता है कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। ये US बेस्ड एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक फ़र्म है ये, राइट, रियल इस्टेट सर्विस फर्म है। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है और ये 1917 में फाउंड हुई थी ये जो फील्ड है। इनकी रिपोर्ट से क्या पता चलता है, इनकी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कौन से देश में लोकेशन ज़्यादा अच्छी है इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी वैश्विक विनिर्माण के लिए जो मार्केटिंग कंडीशन है ज़्यादा सुटेबल किस कंट्री की है, राइट। तो 3 सेक्टर्स हैं इसमें। जैसे एक है, सबसे अच्छी बात है कंडीशन किसकी अच्छी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कितना है कोई कंट्री, और वहाँ पर रिस्क कितना है, जैसे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और वहाँ की इन्वायरमेंटल रिस्क। तो 3 तरह के रिस्क रहते हैं। जैसे कोई भी कंपनी अगर इस्टेब्लिश होती है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना होता है वहाँ पे, उसको खोलने देते हैं कि नहीं खोलने देते हैं अपनी कंपनी को। फिर एनवायरनमेंट किस तरह का है वहाँ का, आप जो भी अपनी जिस भी सब्जेक्ट पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो मार्केट मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है वो, और इकोनॉमिकल कितना सूटेबल है। तो ये 3 रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। और कंडीशन में वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, आप कुछ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर होगा कि नहीं, लोकेशन वो बेस्ट है या नहीं है, और साथ ही साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी देखी गई है इसमें। परंतु इस वर्ष कोविड-19 के चलते, राइट, कोविड-19 ने हर एक सेक्टर को प्रभावित किया है। तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी चोट पहुंची है इस सेक्टर में। सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है, सप्लाई चेन को भी प्रभावित किया है कोविड-19 में। तो इस वर्ष क्या हुआ है, इन 3 कंडीशंस के अलावा, इन 3 फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर जोड़ा गया है। वो क्या है, बाउंस बैक की एबिलिटी, यानी कि कोविड-19 से उभर कर वापस अपने काम पे लग जाना और किस तरह से फिर इम्प्रूवमेंट करना। तो कौन सी कंट्री बाउंसिबिलिटी में भी खरी उतरी है, ये भी इसमें देखा गया है।
तो हम तीसरे स्थान पर हैं। इनका कहना है कि भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर में हमारा स्थान तीसरे नंबर पर है ना, 30th पोजीशन में रिस्क के मामले में, क्योंकि हमारी जीडीपी डाउन जाती जा रही है। जीडीपी का डाउनवर्ड होना और कोई भी टेंडर पास होने में कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। मीन्स हमें बहुत आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है। एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी ना होने के कारण हम थोड़ा सा पीछे हैं। ये चीज़ें भी अगर सुधर जाएं तो हम भी टॉप कर सकते हैं या भारत भी टॉप पर आ सकता है। चलिए चलते आगे। तो अगला है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पर है स्वीडन, और ये रैंक इसकी लगातार 3 वर्षों से है ना, कंटिन्यूस 3 वर्षों से स्वीडन टॉप पर रहा है। और भारत की रैंक 115 कंट्रीज़ में से 74वें नंबर पर है। 2019 में ये रैंक थी 76। हमने 2 अंकों का सुधार किया है और 74th नंबर पर है। इस रैंक को पब्लिश करता है, इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। अब क्या बताते हैं इसमें, देखिए, एनर्जी और इकोनॉमी ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। अब एनर्जी का इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, जैसे मैंने अभी कहा भाई बहन होते हैं। तो एनर्जी को देखकर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या पता चलता है, जितने एनर्जी प्रोड्यूस जितनी ज़्यादा होगी या जितना सही तरीके से होगी, इसका ये जो ट्रायंगल है, राइट, ये ट्रायंगल है, एनर्जी ट्रायंगल है कि आप कितना अच्छे से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, आप प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। आजकल जैसे कि क्लीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और कार्बन एमिशन को कम करना जिससे प्रकृति सुरक्षित रहे। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखा जा रहा है, राइट। तो एनर्जी और एनवायरमेंट रिलेशन में आ गए। फिर कितना एनर्जी, कितनी सिक्योरिटी एंड एक्सेस कर सकते हैं आप उसका। तो भारत की रैंक में इनकी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से अच्छा सुधार हुआ है। और ये सुधार किसके कारण हुआ है, गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया, यानी लक्ष्य सेट करा हुआ है कि 2027 तक हमें 275 गीगावाट फ्रेश जो क्लीन एनर्जी है वो प्रोड्यूस करना है। ये लक्ष्य स्थापित किया है, जिससे हमारी रैंक इतनी सुधरी है, 2 नंबर और ऊपर आए हम। और साथ ही साथ एलईडी बल्ब का वितरण हुआ था, याद होगा सबको। तो इसने भी इस रैंक में हेल्प की है और हमने क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट को देखकर ये पता लगाया जाता है कि कौन से देश ने कार्बन एमिशन पर कंट्रोल किया है और लार्ज कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर इस्टेब्लिश किए हैं, और क्या क्या है, विंड एनर्जी पर कितना वर्क किया है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को ख़त्म करके क्लीन एनर्जी पर जोर दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। तो किस कंट्री ने अच्छे खासे कदम उठाए हैं इसकी ओर, उस हिसाब से रैंकिंग दी गई है, राइट। तो हम देखते हैं अब WEF के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये उसके अलावा ये रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। हमने अभी पढ़ी है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, राइट। देखिए, हमने पढ़ी है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो IMD के द्वारा पब्लिश होती है। और WEF क्या करता है, ग्लोबल, राइट, ये डिफरेंस है इनमें।
तो यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये पब्लिश की जाती है IMD के द्वारा, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की जाती है WEF के द्वारा। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए यहाँ पर वर्ल्ड आ रहा है ना, वर्ल्ड शब्द आ रहा है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है। तो जहाँ वर्ल्ड आ रहा है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे भी वर्ल्ड आ रहा है, तो वर्ल्ड और वर्ल्ड मैच नहीं करेंगे, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड और वर्ल्ड कभी मैच नहीं करेंगे। तो आप कभी ये मत सोचना कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स IMD के द्वारा नहीं की जाती। तो ये बस इतना सा है, समझ गए होंगे शायद आप। और दूसरी रिपोर्ट है, इसके द्वारा ग्लोबल IT रिपोर्ट पब्लिश करता है ये, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये बाकी की रिपोर्ट भी WEF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर से नया सेगमेंट 5 इंडेक्स का डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर।